युंग ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी एक पल में बिखर जाएगी। अभी वह बस एक शांत सा मिडिल स्कूल का बच्चा था, गुंडों के लिए आसान शिकार। अगले ही पल वह गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, एक निर्दयी सामूहिक हमले के बाद, जिसमें उसकी जान बस धागे से लटक रही थी। देश को उसका नाम तक नहीं पता था। मीडिया चुप रही। उसके हमलावरों के ताकतवर परिवारों ने सब कुछ दबा दिया। जब सेयोंग 9 लंबे महीनों तक कोमा में पड़ा रहा, उसका परिवार एक बेकार सी लड़ाई लड़ता रहा। उसके पिता ने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया, समझौते को ठुकरा दिया और सिस्टम के खिलाफ डटे रहे, जब तक कि उनकी मजबूरी आखिरी हद तक नहीं पहुंच गई। आखिरी विरोध के रूप में सेयोंग के पिता ने बीच सड़क पर खुद को आग के हवाले कर दिया। उसकी माँ उनके पास चीखती रही, उस दुनिया से इंसाफ मांगते हुए जो सुनना ही नहीं चाहती थी। वह वीडियो वायरल हो गया, 72 मिलियन बार देखा गया। पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। तभी जाकर अधिकारियों ने कार्रवाई की। गिरफ्तारियां हुईं, बर्खास्तगी हुई, मजबूर माफियां मांगी गईं और पैसों के मुआवजे दिए गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब स्युंग आखिरकार जागा तो सच्चाई किसी भी चोट से ज्यादा गहरी लगी। उसने अपने माता पिता का दुख, उनकी मौत और उनके लिए उठाए गए तूफान को सोते सोते ही खो दिया था। अपराध बोध ने उसे कुचल दिया। गुस्सा उसके सीने में गहराई तक दफन हो गया और उसके भीतर कुछ टूट गया। दुनिया ने मान लिया कि वह कभी संभल नहीं पाएगा, लेकिन वे गलत थे। अब 2 साल बाद शुंग उस इमारत की बंद छत वाले अपार्टमेंट में छिप कर रहता है, जिसे उसने मुआवजे से खरीदा था। एक तथाकथित मकान मालिक जो शायद ही कभी बोलता है और भूत की तरह जीता है। लेकिन उसकी भावनाहीन नजरों और चुपचाप दिनचर्या के पीछे एक नौजवान है जो जानकारी इकट्ठी कर रहा है, नाम जोड़ रहा है और कंपनियों, नेताओं और उन दरिंदों के बीच कड़ियां जोड़ रहा है जिन्हें बचाया गया था। वह देखता है कि अमीर ओ ताकतवर ऐसे जी रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वही उपनाम, सीईओ, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, मीडिया टाइकून और उनके बिगड़े हुए बच्चे जो आसानी से इंसाफ से बच निकले। और सबसे बुरी बात, वह कुछ भी नहीं कर सकता जिससे वे सच में पछताए। तभी एक दिन अचानक एक चमकदार तेज रोशनी जैसे जलती हुई तलवार सीधे धरती की ओर आती है। रोशनी की रफ्तार से वह स्योंग की इमारत की छत पर गिरती है, जिससे वह डर के मारे बिस्तर से कूद पड़ता है। बुरी तरह घबरा गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे एहसास था कि कुछ बड़ा हुआ है। उसे लगा शायद कोई चोर होगा। जैसे ही वह बाहर देखने की सोचता है, उसे अजीब सा एहसास होता है, जैसे परछाइयां उस पर लिपट रही हों। उसका दिल ढोल की तरह धड़कने लगा। उसके हाथ पसीने से भीग गए, कांपने लगे। लेकिन उसने फैसला किया कि उसे जाकर देखना ही होगा। फिर जैसे ही वह दरवाजा धड़ाम से खोलता है, तेज चकाचौंध करने वाली रोशनी उस पर गिरती है। जब उसकी नजर साफ हुई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी छत की टेरेस पर एक विशाल जलती हुई तलवार धंसी हुई थी। दिन के उजाले में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह बिल्कुल भी स्योंग की टू डू लिस्ट में नहीं था। वह पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। आखिर हर रोज तो किसी की छत पर विशाल तलवार नहीं गिरती। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा, सवालों से भरा। ये किसने किया होगा और क्यों? हालत देखकर साफ था कि स्योंग पसीने में तरबतर था, बुरी तरह कांप रहा था। लेकिन खुद को इस एहसास से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए उसने ठान लिया कि उसे और करीब जाकर देखना ही होगा। उस तलवार का रूप ऑनलाइन गेम्स में इस्तेमाल होने वाली किसी चीज से काफी मिलता जुलता लग रहा था। सिर खुजलाते हुए स्योंग को एहसास हुआ कि यह एक 2 हाथों से चलने वाली तलवार है, एक ज्वाई हैंडर जो जमीन में गड़ी होने पर उसकी लंबाई जितनी बड़ी थी। कुछ सेकंड बाद स्योंग ने सोचा कि इस अजीब चीज को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देगा। उसने तय किया कि इस अजीब हालात को और उलझने नहीं देगा। फिर उसने सोचा कि जिज्ञासा को दबाकर पूरे मामले को नजरअंदाज कर देना ही ठीक होगा, चाहे वो तलवार वहां कैसे भी आई हो। वह वापस अंदर चला गया, ऐसे जैसे उसे कोई परवाह ही न हो। अपार्टमेंट के अंदर यह सुस्त सा जॉम्बी
टहलते हुए अंदर आया, सोचते हुए कि कहीं एक्सकैलिबर की दास्तान ने उसकी छत को पुनर्जन्म के लिए तो नहीं चुन लिया। फिर वह दोबारा बिस्तर पर धम्म से गिर पड़ा और तय कर लिया कि अब जो होगा उसकी उसे कोई परवाह नहीं। जल्द ही स्योंग गहरी नींद में चला गया, उस विशाल तलवार को अपनी किस्मत पर छोड़कर। अचानक वो विशाल तलवार अपने आप हिलने लगी, जैसे उसमें अपनी ही सोच हो। बाहर क्या हो रहा है उससे अनजान यह गहरी नींद में पड़ा इंसान बेपरवाह रहा। अचानक बाहर का सारा शोरगुल स्योंग को जगा देता है। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आती हैं और वह डर से कांप उठता है, मानो किसी बुरे सपने में फंस गया हो। अजीब यह था कि उसने देखा एक झुंड हाई फाई योद्धाओं का, जो जमीन पर अपनी भालों को जोर जोर से ठोक रहे थे। और हैरत की बात यह कि स्योंग खुद को उन सिपाहियों की कतार के बीच खड़ा पाता है, मानो डर के मारे उसकी जान निकल रही हो। बगल में देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि राक्षसों की पूरी सेना उसकी ओर बढ़ रही थी। सामने की पंक्ति में एक नायक खड़ा था, लाल चोगा ओढ़े हुए। उसके हाथ में वही ज्वाई हैंडर थी, वही तलवार जो स्योंग की छत पर ढंसी हुई थी। जब तक वह यह सब जोड़ घटाकर समझने की कोशिश कर पाता, तभी उस नायक के शरीर से निकली एक जबरदस्त ऊर्जा की लहर ने उसे उड़ा दिया। उस ऊर्जा ने स्योंग को दूर फेंक दिया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वह यहाँ क्यों है और क्या हो रहा है। उस झोंके ने उसकी त्वचा तक उधेड़ दी थी। होश संभालते हुए स्योंग ने सांस ली और सिर उठाया तो सामने एक भयानक नजारा दिखा। राक्षसों की लाशों का पहाड़ और उसके ऊपर ज्वाई हैंडर गड़ा हुआ था। यह गजब का दृश्य उसके पूरे शरीर को झकझोर देता है और वह अचानक उठ बैठता है, उलझन में। कुछ मिनट लगे सब समझने में, लेकिन उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने इतना डरावना सपना देखा था। तभी अचानक बाहर से एक अजीब आवाज आती है जो उससे झटका देती है। वह उलझन में उठ खड़ा होता है, सोचता है कि यह सपना नहीं बल्कि हकीकत हो सकती है। सच्चाई जानने की ठानकर स्योंग धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है और उसे खोल देता है, और उसका जबड़ा खुला का खुला रह जाता है। पसीने से तरबतर उसकी आंखें लगभग बाहर निकलने को थीं। वह विशाल तलवार अब चिंगारियों और आग से जल रही थी, और वह मानने को तैयार नहीं था कि यह हकीकत है। अब पूरी टेरेस आग में जल रही थी। स्योंग आग की उस गर्मी को बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा था, मानो उसकी छत ही आग का समंदर बन गई हो। घबराकर वह पूरी रफ्तार से अंदर भागा। बिना देर किए स्योंग सीधे बाथरूम की ओर भागा। वहां उसने जल्दी से एक बाल्टी पानी भरी ताकि बाहर की आग पर काबू पा सके, मगर इस घुंघराले बालों वाले का शरीर इतना कमजोर था कि वह भारी पानी की बाल्टी उठा ही नहीं पा रहा था। पूरा शरीर कांप रहा था। वह खुद को मजबूर करता रहा ताकत लगाने के लिए, लेकिन फिर भी वह उठा नहीं पाया। पानी इधर उधर छलक गया, फिर भी उसने हार नहीं मानी। दोबारा कोशिश की और इस बार पूरी ताकत लगाकर बाल्टी उठा ली और दौड़ता हुआ बाहर पहुंचा। पलक झपकते ही वह बाहर था और उस विशाल तलवार पर पानी की पूरी बाल्टी उड़ेल दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आग की एक लपट तक नहीं बुझी। वह बुरी तरह चौंक गया, जोर से चिल्लाया और तुरंत अंदर भाग गया। उस पल से स्योंग बार बार बाहर आता और पानी की बाल्टियां तलवार पर उड़ेलता रहा ताकि आग शांत हो जाए। पूरी तरह थका हुआ उसका शरीर लगातार कांप रहा था। अब पूरी छत धुएं और धुंध से भर गई थी। आग पूरी तरह बुझ चुकी थी। स्योंग वहीं बैठा था, शायद सोच रहा था कि काश वह बिस्तर पर ही पड़ा रहता। पसीने से उसका हाल एक टूटी हुई नलकी जैसा था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और खड़ा हुआ, लेकिन उसका शरीर दर्द से चीख उठा। अचानक उसकी नजर कोने में पड़े पाइप्स पर गई और वह खुद को कोसने लगा। ये तो वह शुरू से इस्तेमाल कर सकता था। गुस्से से उसका दिमाग फटने वाला था। थोड़ी ही देर बाद घड़ी ने 12 बजाए। फिर से आधी रात का आगमन। बांग की आवाज फिर से शुरू हुई, इस बार हर सेकंड और तेज होती हुई, जिसने बेचारे को नींद से जगा दिया। अंगड़ाई लेते हुए वह दरवाजे की तरफ गया और सावधानी से खोला। फिर वही जलती हुई तलवार सामने थी। पिछले 4 दिनों में स्योंग इस जलती तलवार की मौजूदगी का आदी हो चुका था। हमेशा की तरह आग बुझाने के इरादे से उसने पाइप का वाल्व खोला
और नियंत्रित पानी की धारा तलवार की ओर मोड़ दी। ठंडा पानी आग पर डाला, लेकिन ढोल जैसी आवाज का स्रोत वह कहीं पहचान नहीं पाया। उसे यकीन था कि यह ढोल की तरह है, मगर समझ नहीं पा रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। सबसे बड़ी बात, उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आग बिना किसी वजह के शुरू ही क्यों हुई। स्योंग अपनी नज़र उस जलती तलवार से हटा ही नहीं पा रहा था। उसकी मौजूदगी ने उसे बांध लिया था। फिर से घड़ी ने 12 बजाए। एक बार फिर आधी रात शुरू। नींद में भी वह वही बांग सुनता रहा, जैसे कोई गाना बार बार रिपीट हो। अब आवाज़ इतनी तेज़ हो गई थी कि उसके सिर को चीर रही थी, जैसे कोई बेकार की मुफ्त सेवा हो। वक्त पर हमेशा की तरह उसकी नींद एक बार फिर बर्बाद हो चुकी थी। चौंक कर उठते ही वह पूरी तरह तंग आ चुका था। उसका दिमाग फटने वाला था। यह चीज़ उसे आराम करने ही नहीं देती थी। अब वह गुस्से से पागल हो चुका था, भूखे शिकारी की तरह, शिकार को पिरान्हा की तरह नोच डालने के लिए तैयार। उसका दिमाग रोज की इस पानी डालने की रूटीन से शॉर्ट सर्किट हो गया था। और फिर आधी रात एक बार फिर आ पहुंची। उसका कमरा कूड़े के ढेर से भरा था और घड़ी की सुइयां चुपचाप चल रही थीं। तलवार को देखते हुए के स्योंग बिल्कुल उलझन में था कि उसे अब करना क्या चाहिए। पूरी तरह खाली चेहरे के साथ वह आधी रात का इंतजार करता रहा ताकि उस समय का नज़ारा देख सके। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, तलवार अजीब तरह से कांपने लगी। स्योंग जानता था कि असली खेल शुरू होने वाला है और वह पूरी तरह ध्यान लगाए रहा। जैसे ही तलवार जिस जमीन में फंसी थी वहां से आग फूटने ही वाली थी, अगले ही पल लपटें फिर से भड़क उठीं, लेकिन उसने जल्दी से पानी डालकर उन्हें दबा दिया। इस बार बराबरी का वक्त था। अंदर लौटकर स्योंग पागलों की तरह अपने कीबोर्ड पर टाइप करने लगा, कुछ बड़ा खोजने के लिए। गहराई में जाकर उसने आखिरकार वह पा लिया और हैरान रह गया। बिना देर किए वह बाहर निकला और उस विशाल तलवार का सामना करने खड़ा हो गया, जिसके ऊपर एक बड़ा लाल रिबन बंधा था। बांग की गूंज हवा में फैली हुई थी, लेकिन स्योंग जरा भी नहीं डगमगाया। हाथ में क्रॉस और पवित्र जल लेकर वह इस शैतानी तलवार का सामना करने आया था। उसने बुदबुदाते हुए कुछ शब्द कहे और पानी छिड़का। तलवार की कांपती हुई हालत रुक गई। एक पल को उसने सोचा कि काम पूरा हो गया, लेकिन तभी जमीन से आग का विस्फोट उठा, जिसने स्योंग को डराकर उछाल दिया। घबराहट में उसने चिल्लाकर ईश्वर से पुकार की कि इस शैतानी धातु को शुद्ध करें और शैतान को बाहर निकाल दें। घंटे बीत गए और अब सुबह हो चुकी थी। बेचारा स्योंग अब भी वहीं खड़ा था, किसी तरह एक टुकड़े में बचा हुआ। लेकिन फिर भी वह रात किसी तरह ही काट पाया। उसके होंठों पर उसके भगवान का नाम था, लेकिन उसकी आवाज बस हल्की सी फुसफुसाहट ही बनकर निकली। पवित्र जल छिड़कते हुए वह इस शैतानी तलवार पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। यह पूरी रात चला अनुष्ठान उसकी हर एक ताकत निचोड़ चुका था। अपने किए हुए पागलपन को समझने की कोशिश में उसने सिर पकड़ लिया। पूरी तरह टूट चुका था। हाँफते हुए स्योंग ने ध्यान दिया कि किसी वजह से दिन के उजाले में आग उतनी भड़कती नहीं थी। जैसे ही सूरज की तपिश से आकाश गर्म हो गया, आग खुद ब खुद शांत हो गई। लेकिन आधी रात को यह फिर से शुरू हो जाती और वही चक्र चलता। लेकिन अब उसका सब्र टूट चुका था। उसने ठान लिया कि अब वह इसे हमेशा के लिए खत्म करेगा। टूलबॉक्स से उसने एक मजबूत हथौड़ा निकाला और उसे कसकर पकड़ लिया। तलवार की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। गहरी सांस लेकर वह पूरी रफ्तार से तलवार की ओर दौड़ा और पूरी ताकत से वार किया। पर वार करने के बजाय हथौड़े का सिर अलग होकर उड़ गया और पीछे दीवार में जा घुसा। स्योंग उलझन में बस हथौड़े का हैंडल पकड़े खड़ा रह गया, उसे घूरता हुआ जैसे कोई बंदर खिलौना देख रहा हो। पसीने से भीगा हुआ, दांत पीसते हुए गुस्से में वह अपनी सीमा पर पहुंच गया। वह तुरंत अंदर भागा, शायद कोई नया तरीका सोचने। कुछ ही देर बाद वह बाहर निकला, इस बार हाथ में भारी बल्ला लिए हुए। इस बार वह पूरी तरह गंभीर था। उसकी आंखें पक्के इरादे से भरी थीं कि यह काम करेगा। बल्ला कसकर पकड़कर वह तलवार की ओर दौड़ा और पूरी ताकत से प्रहार किया। लेकिन हैरानी की बात, वार उसी ताकत से पलटकर वापस आया और उसके चेहरे पर लगा। बल्ला उसके हाथ से छूट गया
और वह दर्द से चीख उठा। उसके मुंह से खून जमा देने वाली चीख निकली, लेकिन उसने हार मानने का इरादा नहीं किया। गुस्से से कांपते हुए उसने तलवार की ओर घूरा और इसे सीधा चुनौती मान लिया। अब उसने तय कर लिया कि अगर यह लड़ाई चाहती है तो उसे लड़ाई मिलेगी। बिना देर किए उसने तलवार के हैंडल को कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक जमीन से चिंगारियां भड़क उठी और वह चौंक गया। उसे समझ ही नहीं आया कि यह सब कैसे हो रहा है, वो भी आधी रात से पहले ही। तभी उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। एक आग का गोला अचानक हवा में तैर उठा। स्योंग तलवार पकड़े खड़ा था और यह आग का गोला उसके चेहरे पर जलती हुई रोशनी डाल रहा था। कुछ ही सेकंड में वह आग का गोला नीचे गिरा और सीधे स्योंग पर टूट पड़ा। वह जैसे उसे उसी वक्त भस्म कर देने के लिए आया हो। उसकी हर नस, हर रग उस नर्क जैसी गर्मी से जल रही थी। उसकी त्वचा झुलस रही थी, आंखें धुंधली हो गईं। उसे लगा मानो वह पूरी तरह आग में समा गया हो। अचानक तलवार की यादें उसकी आंखों के सामने चमकने लगीं। वह हर दुश्मन जिसे इसने काटा था, हर वार, हर हत्या, उसके दिमाग में तूफान मच गया। उसे लगा कि उसकी खोपड़ी फट जाएगी। हंसी, दुख, गुस्सा, नफरत, हर भावना एक साथ उमड़ आई, मानो उसने एक सांस में हजारों जन जी लिए हों। तभी लपटें धुएं में बदल गईं और स्योंग ने आखिरकार तलवार को जमीन से निकाल लिया। वह जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह थक कर चूर। उस आग के गोले ने उसके शरीर की हर कोशिका जला डाली थी। अब सुबह हो चुकी थी। पड़ोसी छत पर मचे हंगामे की बातें कर रहे थे। कोई पूछ रहा था कि आखिर इस रूफटॉप अपार्टमेंट में चल क्या रहा है। पिछली रातों का शोर, चीखें और धमाके सबको परेशान कर चुके थे। एक औरत शिकायत कर रही थी कि दिन रात के धमाके किसी को भी पागल कर सकते हैं। उसका पति अजीब तरह से इसमें दिलचस्पी ले रहा था, खासकर इसलिए कि किसी ने कभी उस मकान मालिक को देखा ही नहीं। पिछले 2 सालों में 5वीं मंजिल वालों ने कभी अपने मकान मालिक से आमना सामना नहीं किया। न ये जानते थे कि वो आदमी है या औरत, न ही उसकी उम्र। उस महिला ने सुबह सुबह मैनेजर को कॉल कर सब हाल बताया और पूछा कि क्या पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन मैनेजर ने उसे डांटकर चुप करा दिया। फिर भी सबके मन में सवाल था कि ऊपर छत पर चल क्या रहा है। इस बीच छत पर स्योंग जोर से चीखते हुए होश में आया। उसका शरीर बुरी तरह झुलसा हुआ था, हाथ अब भी तलवार को पकड़े हुए। वह होश में आकर भी समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना था या हकीकत। छाती पकड़कर उसकी आंखों से भावनाओं का तूफान बह निकला। निराशा, खुशी, दुख, गुस्सा, अपराध बोध, नफरत, सब एक साथ, मानो वह एक ही पल में अनगिनत जिंदगियां जी आया हो। जब सब खत्म हुआ, स्योंग होश में लौटा, लेकिन तलवार पर उसकी पकड़ अब भी जमी हुई थी। उसे याद भी नहीं रहा कि उसने उसे कब इतनी जल्दबाजी में निकाल लिया। और अब छत पर तलवार के धंसे होने के सारे निशान गायब हो चुके थे। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उसने देखा कि तलवार की लंबाई कम से कम 1 मीटर होगी, अब पूरी तरह बाहर निकल चुकी थी। तलवार को ध्यान से देखते हुए उसे आधा यकीन था कि यह विशाल ब्लेड अब तक फर्शों को चीर चुका होगा। उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि इस लोहे की दानवी तलवार को उठा सके, लेकिन स्योंग हार मानने वालों में से नहीं था। उसने किसी तरह कुछ सेकंड के लिए उसे उठा लिया, फिर संतुलन बिगड़ गया। इस बार तलवार सीधी उसके ऊपर गिरी, जिससे उसकी आत्मा जैसे शरीर से बाहर कूदने वाली थी। कुछ पल बाद उसने पूरी ताकत लगाकर तलवार को धकेला और एक तरफ रख दिया, जैसे कोई अच्छा बच्चा अपनी ड्यूटी निभा रहा हो। इसमें उसकी सारी ताकत निकल गई थी। एक छूने से ही स्योंग को याद आया, पिलग्रिम ऑफ थंडर एंड स्टॉर्म की तलवार, यही इसका नाम था। भले ही वह जानता था कि यह असली नाम नहीं बल्कि एक व्युत्पन्न है, फिर भी वह इसका रहस्य नहीं समझ पाया। पिछले दिनों उसने कुछ खास नहीं किया था और न ही उसे समझ था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन एक बात पक्की थी, उसका साहस और संकल्प कभी नहीं टूटता। चाहे कैसी भी मुश्किल आए, आजाद होने की उसकी इच्छा पहले से कहीं ज्यादा प्रज्वलित थी। बिना देर किए स्योंग ने फिर से तलवार थामी और उसमें छुपी तमाम लड़ाइयों की यादों को चैनल किया। उसकी उंगलियों ने तलवार पर पूरा नियंत्रण पा लिया। उसने एक जबरदस्त वार किया
और फिर से तलवार को जमीन से उठाया, पागलों की तरह। लेकिन जैसे ही उसने दूसरा वार करने की कोशिश की, तलवार का बोझ उसकी नसों में बिजली की तरह दौड़ गया। उसके अंदर कुछ टूट गया और वह सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा। दर्द से भयानक चीख निकली और फिर वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब वह होश में आया तो उसने उस पागल औरत का फ़ोन याद किया जिसे उसे वापस कॉल करना था। मजबूरी में एक लंच मीटअप पर मिस्सी हंसते हुए अच्छा समय बिता रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। कॉल देखते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसे पता था कि यह कॉल उठाना ही होगा। कॉफ़ी में माफ़ी मांगकर वह तुरंत उठ गई। स्यूंग की मदद की पुकार ने उसके शरीर की हर नस को सतर्क कर दिया था। जल्दबाजी में उसने अपना डेट उकुआन वहीं छोड़ दिया और सीधे निकल पड़ी। जब वह पहुंची तो बोरा को लगा कि यह अचानक डेट छोड़कर भागना वाकई कोई बड़ी बात होगी। बिना किसी देर के बोरा ने पूछ डाला कि आखिर इस डेड बीट जॉम्बी का मामला क्या है। तेज नज़र और बारीकी से देखते हुए बोरा ने उसके हाथ पर बंधी पट्टी देखी, जैसे टूटा हो या चोट लगी हो। बिना समय गंवाए उसने दबाव बनाया कि स्यूंग सब सच बताए। वह झेंप गया। उसने पूछा कि आखिर उसने दोनों कलाई कैसे मोड़ ली। यह सवाल उसे हिला गया और अब उसे कोई बहाना गढ़ना पड़ा। अंत में उसने कहा कि वह एक्सरसाइज कर रहा था जिससे उसकी कलाई चोटिल हो गई। यह सुनकर बोरा हंसी से फट पड़ी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वही आदमी जो पिछले 2 साल से घर से बाहर नहीं निकला वर्कआउट कर रहा था। यह बात उसके लिए हजम करना मुश्किल था। हंसते हंसते बोरा बोली कि शायद यह या तो 2 घंटे लगातार इलेक्ट्रिकल मशीन पर दौड़ रहा था या फिर 100 बार वजन उठा रहा था, क्योंकि बिना इसके इतनी चोट लगना नामुमकिन है।